हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज, उनमें फ़ीवर के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं जिससे बच्चे को अच्छा लगे या जल्दी रिकवरी हो उसकी। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनके केस में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड इसके अलावा एक्चुअल में बच्चे को फ़ीवर आता क्यों है। तो यही सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी वीडियोस डालते रहें वो आपको नोटिफिकेशन का आता रहे। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअल में ये समझते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 5 ईयर्स तक की एज के, वो एक्चुअल में बीमार क्यों पड़ते हैं इतना। तो क्या होता है, जैसे बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो ओवर द पीरियड ऑफ दीज 5 ईयर्स वो बिल्ड हो रही होती है। तो बच्चों की इम्यूनिटी वीक होने की वजह से जो भी सराउंडिंग्स में या वेदर चेंज के टाइम पे जो नए नए वायरस या बैक्टीरिया जो भी ऐसी चीज़ें आती हैं वो बच्चों की बॉडी को बहुत ही ईजिली इन्फेक्ट कर देती हैं। और इस इन्फेक्शन से जब बॉडी फाइट करती है तो बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, जिसको हम फीवर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी में फ़ीवर है तो इसका मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन आया है बच्चे की बॉडी में। वो किसी भी टाइप का हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि दर्श एक्चुअली में उसको कभी फ़ीवर नहीं आया था पहले। तो उसके सेकेंड बर्थडे से पहले जब उसको फ़ीवर आया तो उस टाइम पे वी वर नॉट अवेयर कि इतना हाई फीवर में हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास बहुत ही बेसिक सी मेडिकेशन थी जो हम वैक्सीनेशन के टाइम से उसको दे रहे थे एंड उसको इतना सीवियर फीवर हो गया था कि हमको उसको हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ा। तो जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो उस टाइम पे डॉक्टर ने हमें बहुत ही डिटेल इंस्ट्रक्शन दी कि जब भी बच्चे को फ़ीवर आता है तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, किन किन कंडीशन में हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है एंड इसके अलावा कौन सी चीज़ें एक्सट्रीम कंडीशन में काउंट होती हैं। तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हमारे डॉक्टर ने हमको बताया था। तो सबसे पहले जो कॉमन होता है सबसे जिसमें बच्चों को फीवर आता ही आता है विच इज़ वैक्सीनेशन। तो ये तो हर बच्चे के केस में आता ही है। वैक्सीनेशन जब आप बच्चे को दिलवाते हैं तो डॉक्टर भी आपको खुद ही बता देते हैं कि किस वैक्सीन में फ़ीवर आएगा। किसी किसी में नहीं भी आता है फ़ीवर, जो थोड़े बड़े होने के बाद लगती है बच्चों को, बट इनिशियल जितनी भी वैक्सीनेशन लगती है सब में बच्चों को थोड़ा बहुत फ़ीवर आता है। वैक्सीनेशन का फ़ीवर जनरली 99 और 100 के बीच में रहता है, बहुत ही रेयर होता है कि वो हाई जाता है। और इस केस में आपको जब आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको खुद ही बता देते हैं बच्चे की वेट एंड एज के अकॉर्डिंग कि आप उसे कौन सी दवाई दें और कितने ml दें। तो ये जनरली ये फीवर 24 घंटे में निकल जाता है और इसके बाद बच्चा को कोई भी पेन या कोई भी प्रॉब्लम जनरली नहीं होती है। नाउ जो सेकंड रीज़न होता है काफ़ी कॉमन, वो होता है वायरल इन्फेक्शन, जो कि आपने नाम भी सुना होगा। ये जनरली जब वेदर चेंज होता है, जैसे कि अभी करंट सिचुएशन चल रही है, मानसून आने वाला है, इस टाइप में जब सब काफ़ी ज़्यादा होता है और बच्चे जनरली इसको अपने सराउंडिंग से या फिर कोई अगर सिक पीपल के कांटेक्ट में वो आते हैं वहाँ से उसको कैच कर सकते हैं। और जो वायरस होते हैं ये नोन अननोन किसी भी टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि हर बार वेदर चेंज में कुछ ना कुछ नए वायरस पैदा होते हैं। तो कभी वो नोन होते हैं, कभी वो अननोन होते हैं। नाउ जो थर्ड टाइप का होता है जो कि छोटे बच्चों में फिर भी थोड़ा सा कॉमन होता है, विच इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वो 2 to 5 ईयर्स की एज के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जनरली ये या तो पुअर हाइजीन की वजह से होता है या फिर जो बच्चों में कोई मेडिकल रीजंस हो सकते हैं उसकी वजह से हो सकता है। इसमें जनरली बच्चों को फीवर थोड़ा हाई आता है। ये वायर इन्फेक्शन के कंपैरिजन में कम होता है, इसका वेदर से कोई लिंक नहीं होता है। ये सीधे सीधे बच्चे की बॉडी में कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो बच्चे की बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से होता है, जिसका एक एग्जांपल है यूरिन इन्फेक्शन। नाउ ये तो हमने समझ लिया कि फीवर किस किस टाइप के होते हैं। अब फीवर किसी भी रीज़न की वजह से आए, जो उसका एक्शन होता है वो फीवर के टेम्परेचर के और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर बच्चे को जैसे आपको बहुत कॉमन से सिम्टम दिख रहे हैं कि उसे कोल्ड है, कफ है, गले में दर्द है, खराश है, या कोई भी ऐसा सिम्टम है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि शायद वेदर चेंज की वजह से बच्चे को फीवर आया है और उसका फीवर 102 के ऊपर नहीं जा रहा है, 99 और 102 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि बच्चे को जो आपको विजिबल दिख रहा है सर्दी खांसी, उसकी वजह से उसको बुखार आया हुआ है। उस केस में जनरली जो डॉक्टर है वो बेबी क्रॉसिन या पैरासीटामोल की दवाई सजेस्ट करते हैं। आप अपने डॉक्टर से बात करके बच्चे को दवाई स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे की जो भी एज है या वेट है, जनरली वेट के हिसाब से डॉक्टर बताते हैं कि कौन सी दवाई बच्चे को कितनी क्वांटिटी में देनी है। तो ये आप ज़रूर इंश्योर कीजिए कि आप डॉक्टर से बिना पूछे जो दवाई के जो क्वांटिटी है वो मत दीजिए, क्योंकि हर वेट के अकॉर्डिंग बच्चे को दवाई दी जाती है। छोटे बच्चों में आप ये भी देखेंगे कि कभी कभी वो जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, इवन अगर बहुत ही छोटा बच्चा है वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, उसमें उसको काफ़ी मेहनत लग रही है ब्रेस्ट फीडिंग करने में, तो भी कभी कभी बच्चों का सर गर्म हो जाता है, या अगर आप उनका टेम्परेचर चेक करेंगे तो 99 आएगा।
तो इन केसेस में आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक्चुअल में वो फीवर नहीं है, वो बच्चे की बॉडी ने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली है कि वो गर्म हो गई है। तो उस केस में जब बच्चा थोड़ा सा रेस्ट करेगा, उस एक्टिविटी को फिनिश कर लेगा, थोड़ी देर बाद आप चेक करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो वापस से 99 से नीचे आ चुका होगा। अगर वो 99 से नीचे नहीं आ रहा है, कंटिन्यूसली वो 99 है थ्रू आउट द डे, तो इसका मतलब आप उसे फिर फीवर में काउंट कर सकते हैं। बट अगर टेम्परेचर बिना किसी दवाई के ऑटोमेटिकली 99 से नीचे आ गया है तो इसका मतलब वो फीवर नहीं था। नाउ ये तो बात हो गई कि 99 से 102 के फीवर में आप क्या करना है। बट अगर फीवर 102 से ऊपर जाए तो उस केस में आपको कोई भी दवाई अपनी साइड से नहीं देनी है, आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात करनी है, क्योंकि जैसे ही फीवर 102 के ऊपर जाता है जो दवाई है वो चेंज हो जाती है। 102 से ऊपर में क्रोसिन काम नहीं करती है, सिंपल पैरासीटामोल काम नहीं करती है, उसमें बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन देनी पड़ती है जो भी आपके बच्चे की एज है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे विद क्वांटिटी। तो 102 के ऊपर जैसे फीवर जाता है उस केस में आपको कुछ भी वेट नहीं करना है, कुछ भी अपनी साइड से नहीं करना है, इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करना है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है सिचुएशन कि बच्चे को फीवर एकदम से बहुत जल्दी से चढ़ता है। लेट्स से आपने अभी चेक किया था 100 था और 10 मिनट में फीवर हो गया 103। तो जैसे ही आपका फीवर 102 के ऊपर गया, स्पेसिफिकली जैसे ही वो 102.5 103 इस रेंज में चढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो वो फीवर एकदम से नहीं उतरेगा, उस फीवर को उतरने में टाइम लगेगा। तो आपको बच्चे की स्पॉन्जिंग स्टार्ट कर देनी है। स्पॉन्जिंग का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपको पानी लेना है, आप उसमें कॉटन का कपड़ा हैंकी कुछ भी गीला करेंगे, उसको अच्छे से निचोड़ेंगे, उसमें पानी टपकना नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से निचोड़ के आप उसको बच्चे के चेस्ट पे, बच्चे के टमी पे, बैक पे, अंडर आर्म्स में, पाम में, उसके तलवों पे, वहाँ सब उसको रखिए ताकि बच्चे की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो जल्दी से कंट्रोल में आए, क्योंकि दवाई को भी असर करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपके दवाई देने के बाद एक्चुअल में दवाई का असर 10 से 15 मिनट के बाद शुरू होता है, तो जनरली 1 घंटे के अंदर में बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में आता है। तो आप 1 घंटे तक वेट नहीं कर सकते हैं, आपको इमीडिएटली स्पॉन्जिंग इसलिए स्टार्ट करनी है ताकि जो बच्चे का वो हाई फीवर है वो दिमाग में ना चढ़ जाए, क्योंकि जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत हाई रिस्क पे होते हैं कि उनका फीवर का जो असर है वो उनके दिमाग में चढ़ जाए। आपने काफ़ी सुना भी होगा कि जैसे दिमाग में बुखार चढ़ जाता है तो उससे काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे ही फीवर 103 के आसपास पहुंचा है, आपको दवाई के साथ साथ स्पॉन्जिंग स्टार्ट कर देनी है। स्पॉन्जिंग आपको ठंडे पानी से नहीं करनी है, नॉर्मल वाटर से करनी है। और आप सर पे स्पॉन्जिंग मत कीजिए, सबसे पहले बाकी पूरी बॉडी पे स्पॉन्जिंग कीजिए, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में लाइए। और अगर जब बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में आ गया है, सर अभी भी गर्म है, तब आप सर पे स्पॉन्जिंग कीजिए। आपको स्पॉन्जिंग में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कभी कभी ये होता है कि बच्चे को जैसे फीवर चढ़ रहा होता है तो बच्चा थोड़ा शिवर कर रहा होता है, तो उस टाइम पे आपको स्पॉन्जिंग नहीं करनी है। जैसे ही बच्चे को अगर शिवर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को भी और फीवर चढ़ेगा, तो ये छोटे बच्चों में एक इंडिकेशन होता है कि टेम्परेचर अभी और बढ़ने वाला है। तो उस केस में तो आप बच्चे को ब्लैंकेट से थोड़ा कवर कर लीजिए जब तक बच्चा शिवर कर रहा है। जैसे ही बच्चे की शिवरिंग रुक गई है, इसका मतलब अब टेम्परेचर उसको पूरा चढ़ चुका है, अब आप स्पॉन्जिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, अगर बॉडी का टेम्परेचर 102 से ऊपर जा रहा है तो ये एक इस बात का भी इंडिकेशन है कि बच्चे को जो भी इन्फेक्शन है बॉडी में या जिस भी रीज़न से वो फीवर आया है वो काफ़ी मेजर है। तो इस केस में डॉक्टर के पास जाके आप जो भी डॉक्टर बोले, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, वो सब भी आपको कराने चाहिए ताकि प्रॉपर जो उसका रूट कॉज है या जो भी इन्फेक्शन बच्चे को हुआ है उसका ट्रीटमेंट हो सके। नाउ अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन होती है जिस केस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया, बस एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूँ फिर से। तो एक तो जब आपके बच्चे को कोई भी विजिबल सिम्टम नहीं है और फीवर उसका 102 या उसके ऊपर जा रहा है, उस केस में आपको डॉक्टर के पास बात करनी है। सेकंड केस वो जिसमें बच्चे का फीवर तो नॉर्मल है, मे बी शायद 100 ही है उसका टेम्परेचर, बट कुछ ऐसे विजिबल सिम्टम है जो बहुत कॉमन नहीं है। जैसे बच्चा बिल्कुल ही खाना नहीं खा रहा है, वो 3-4 बार की डाइट उसने बिल्कुल ही स्किप कर रखी है ढंग से, ना तो लिक्विड ले रहा है ना कुछ भी खा रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्लीपी या लेथार्जी है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है या बहुत ज़्यादा लूज मोशन कर रहा है, या इसके अलावा कोई आपको विजिबल कोई पैचेस, रेडनेस बॉडी पे, ओवरऑल कुछ भी ऐसा विजिबल सिम्टम जो कॉमन नहीं है और उसके साथ फीवर भी आ रहा है, चाहे वो फीवर कम है चाहे ज़्यादा है,
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी टेम्परेचर, उस केस में भी आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। नाउ थर्ड केस ये होता है कि जब बच्चे को आपने मेडिकेशन दे दी है और 1 घंटे के बाद भी फीवर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, उतना ही है या बढ़ गया है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से बात करके समझना चाहिए कि आपने कौन सी मेडिसिन दी थी, कितनी दी थी और उसका असर अभी तक क्यों नहीं हुआ है। नाउ छोटे बच्चों से रिलेटेड एक काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं फेब्राइल सीजर। तो क्या होता है कि जब बच्चों को बहुत ही तेज़ी से बुखार चढ़ता है या बहुत ही तेज़ी से बुखार उतरता है, उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी एकदम से उस चढ़ते हुए और उतरते हुए टेम्परेचर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है, जिससे बच्चों को चक्कर आ जाता है या सीजर आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे बेहोश हो जाते हैं। उस केस में आपको क्या करना है कि बच्चे अगर एकदम से बच्चा फेंट हो गया है तो आपको एक तो सबसे पहले बच्चे को मुंह में कुछ भी नहीं डालना है, ना पानी डालना है उसको होश में आने के लिए, ना कोई दवाई डालनी है, कुछ भी नहीं डालना है। इवन बच्चे को आपको साइड पोजीशन में लिटा देना है ताकि जो बच्चे का सलाइवा है वो भी अंदर ना जाए, वो सब बाहर निकलता रहे। और आपको लिटाते हुए ध्यान रखना है कि बच्चे का जो मुंह है और जो नाक है वो प्रॉपर खुला हुआ हो, किसी भी चीज़ से वो दब ना रहा हो। और आपको बेसिकली ट्राई करना है कि बच्चा बहुत जल्दी से होश में आ जाए, और जैसे ही बच्चा होश में आए आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटलाइज कराना है। जो भी है वो डॉक्टर फिर उस केस को स्टडी करेंगे कि उस केस में क्या होना है। तो फेब्राइल सीजर डॉक्टर्स तो ऐसा बोलते हैं कि 5 साल तक के बच्चों में आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि बच्चों में जो अगर कोई सीरियस इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से बच्चे हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। बट एज अ पेरेंट आप देखकर श्योर नहीं हो सकते हो कि वो क्या है एग्जैक्टली, बच्चा क्यों फेंट हुआ है। तो अगर बच्चा फेंट हो जाता है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि बच्चे के मुंह में कुछ भी ना जाए उस टाइम पे, इवन बच्चे का सलाइवा भी नहीं, ताकि बच्चे को कोई भी चोकिंग ना हो, और इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है उसके केस में। ना अब हम बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मल फीवर होता है, वायरल फीवर होता है, तो उस केस में आप बच्चे को घर पे कैसे हेल्प कर सकते हैं जल्दी रिकवर होने में। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करना ही करना चाहिए, चाहे फीवर कितना भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, किसी भी रीज़न की वजह से हो, वो है बच्चे को रेगुलरली लिक्विड देते रहना है ताकि बच्चे की बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। तो जब बॉडी में फीवर होता है तो टेम्परेचर की वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा लिक्विड लूज़ करती है, तो इस केस में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में आपको बच्चे की डाइट इस तरीके से आपको देनी है कि बच्चा लिक्विड लेता रहे। अगर बच्चा खाना थोड़ा सा कम भी खा रहा है या नहीं भी खा रहा है तो आप उसको लिक्विड या फ्लूइड चीज़ें देते रहिए ताकि बच्चे की बॉडी में पानी की कमी ना हो। और अगर बच्चा ORS पी लेता है आराम से तो ORS तो काफ़ी बेटर रहता है ताकि बच्चे की जो बॉडी है उसमें इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी ना हो। सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जनरली जब भी फीवर आता है तो बच्चे खाना बहुत जल्दी छोड़ देते हैं या बहुत कम खाते हैं। तो बच्चे का जब फीवर कम हो रहा है तब आप प्रेफर कीजिए कि उस गैप में आप बच्चे को खाना खिलाएं ताकि बच्चा आराम से खाना खा भी ले। और जो भी बच्चे को पसंद है, कुछ भी आप बना के होम कुक फूड दीजिए, जो भी बच्चे को पसंद है वो आप खिलाइए बच्चे को। बस आप ये ट्राई कीजिए कि जो भी खाना आप खिला रहे हैं, प्रेफर कीजिए एक्चुअली कि वो ऐसा हो जो बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि बच्चा फिजिकली एक्टिव भी नहीं है, बॉडी में एनर्जी भी नहीं है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जो भी इजीली डाइजेस्टेबल फूड होते हैं जैसे खिचड़ी, दलिया, पॉरेज, ओट्स, ऐसी सब चीज़ें बच्चे को खिलाइए। और अगर बच्चा वो सब खाना नहीं पसंद कर रहा है, कुछ और चीज़ खाना चाहता है, तो उस टाइम के लिए जो भी बच्चे को खाना है वो खिला दीजिए, एटलीस्ट उसे कुछ तो एनर्जी मिलेगी बॉडी में। और ट्राई कीजिए कि अगर आप कोई लिक्विड वाली चीज़ बच्चे को खिला सकते हैं, जैसे दूध का दलिया खिला सकते हैं या कोई पतली सी खिचड़ी खिला सकते हैं, दाल चावल खिला सकते हैं, ऐसी चीज़ें खिलाना बेटर रहेगा। बच्चे के खाने में आपको ये ध्यान रखना है कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडी, मतलब जिनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, वो चीज़ें भी मत दीजिए कि आपको लग रहा है कि शायद बच्चे को ठंड की वजह से फीवर आया है तो आप उसे बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खिला रहे हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी पहले से ही हाई है। और ना ही फ्रिज की रखी हुई चीज़ें खिलाइए। आप दही, केला, कोई भी फ्रूट वैसी सब चीज़ें खिला सकते हैं, बट सब रूम टेम्परेचर पे खिलाइए अगर बच्चा उसको पसंद कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब बच्चे को फीवर है, आपने उसको दवाई तो दे दी है, बट थोड़ा क्योंकि फीवर उतरने में टाइम लगता है, तो आप बच्चे को AC वाले रूम में भी रख सकते हैं ताकि जो बॉडी है वो जल्दी से टेम्परेचर अपना नॉर्मल करे। आपको बिल्कुल डायरेक्ट AC के सामने नहीं रखना है कि उसके बिल्कुल फेस पे हवा लगे। आप जहाँ पे भी AC चल रहा है उससे थोड़ा सा साइड में बच्चे को रख सकते हैं, बट AC वाले रूम में बच्चे को रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे डॉक्टर ने बोला हुआ है ये एक्चुअल में बच्चे को हेल्प करता है बॉडी के टेम्परेचर को जल्दी नॉर्मल करने। नाउ एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी चाहिए कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे को जैसे रात में फीवर चढ़ना स्टार्ट होता है, तो हम सब लोग ये प्रेफर करते हैं कि अगर फीवर कम है तो जो भी दवाई हमारे पास है हम बच्चे
को वही दे दें और सुबह को डॉक्टर से बात कर लेंगे। या अगर आप चाहते हैं कि आप 24 आवर्स तक फीवर को ऑब्जर्व करें, क्योंकि फीवर का जो टेम्परेचर है वो कम है, तो उस केस में आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है, आपको एक फीवर चार्ट ज़रूर मेंटेन करके रखना है। उसमें क्या होगा कि बच्चे को कितने बजे कितना फीवर आया और आपने उसे कितनी दवाई दी, कौन सी दवाई दी। उसके बाद आप बच्चे को जब दोबारा फीवर आया तो कितनी देर बाद आया, सेम चीज़ की कितना टेम्परेचर था, कौन सी दवाई दी, कितनी दी। इस तरीके से आपको एक फीवर चार्ट मेंटेन करना है, ताकि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को एक्चुअली वो फीवर का पैटर्न समझने में काफ़ी हेल्प करता है वो चार्ट। नाउ लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो डोंट हेजिटेट टू कॉल योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर को हमेशा ये सोचिए कि क्योंकि आपके पास उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, आप अपनी होम रेमेडीज़ वगैरह फीवर के लिए एटलीस्ट मत ट्राई कीजिए। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए आपको अगर पॉसिबल है तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए और जो भी मेडिकेशन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो स्टार्ट कीजिए। और जो भी इन्फेक्शन या कुछ भी प्रॉब्लम बच्चे को निकल के आती है तो उसका पूरा कोर्स, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर बच्चे को स्टार्ट होती है तो उसका कोर्स होता है पूरा, किसी का 5 डेज़ का, 7 डेज़ का, 11 डेज़ का, इस तरीके से करके। तो वो कोर्स पूरा कीजिए ताकि बच्चे की जो बॉडी है वो उस इन्फेक्शन से अच्छे से प्रॉपरली फाइट करके बाहर आ पाए और बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो जाए। दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे डॉक्टर ने हमको करने के लिए बोली हैं इन केस ऑफ फीवर। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी, बट मैं एक बार फिर भी रिपीट करूँगी कि ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये हमारे जो बेटे की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर ने हमको सजेस्ट किए थे। ये 99% सारे बच्चों पे फिट बैठते हैं क्योंकि डॉक्टर ने जैसे हमको बताया, बट फिर भी आपको बच्चों को कोई भी दवाई देनी है, कोई भी कुछ भी स्टार्ट करना है तो अपने एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। हो सकता है कि आपके बच्चे की कंडीशन कुछ और हो, आप उसे कुछ और समझ के ट्रीट कर रहे हो। एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।